यूपीएससी साइंटिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम 3 नवंबर 2025 का करंट अफेयर्स करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जीसेट 7R ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। वर्तमान में कम्युनिकेशन सैटेलाइट के नामकरण सीएमएस से किए जाते हैं, तो इसे CMS-03 भी कहा जा रहा है। इसे LVM-3 नाम के रॉकेट से भेजा गया था और ये उसका 5वां मिशन था LVM-M5 से। और इसके साथ हम देखेंगे कि पृथ्वी की कौन सी कक्षा में भेजा गया है, तो हम पृथ्वी की कक्षाएं भी देखेंगे इन द रेस्पेक्ट ऑफ जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं हम। उसके साथ हम देखेंगे एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एनसीटिफिकेशन। ये क्या होता है? ये मुख्य रूप से जो सोशल मीडिया साइट्स होती है या ई कॉमर्स साइट्स हैं, इनके बारे में है, इसको देखेंगे। फिर देखेंगे मेरीटाइम क्षेत्र, इसके बारे में हम 360 डिग्री पूरा ओवरव्यू देखेंगे कि मेरीटाइम क्षेत्र क्या है, भारत के कौन कौन से मेजर पोर्ट्स हैं। फिर इंडिया मेरीटाइम वीक हुआ है रिसेंटली, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम सागरमाला कार्यक्रम, जलवाहक योजना, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल, मरीन और क्रूज भारत मिशन, इन सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही सोचना जरूरी है सेगमेंट में भी हम कुछ मुख्य अहम मुद्दों में बात करेंगे, जैसे बुरवेस्ट निक, ये वही मिसाइल है जो अभी हाल में रूस ने बनाई है, जिसका के लिए ये दावा किया जा रहा है कि वो मिसाइल है वो परमाणु ईंधन यानी न्यूक्लियर एनर्जी से चलती है, जिसकी क्षमता है वो अपार है। यानी ये कई दिनों तक हवा में रह सकती है और एक बार इसको लॉन्च किया जाए तो अनिश्चित दूरी तक ये किसी भी लक्ष्य को भेज सकती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम जीसेट 7R से। ये श्रीहरिकोटा जहाँ से ये लॉन्च किया जाता है, ये देख सकते हैं हमारे सामने जो चित्र है। अब देखा जाए तो ये जो ये भाग है, ये लॉन्च व्हीकल है। ये लॉन्च व्हीकल को सपोर्ट देने के लिए उसके ईंधन और जो सैटेलाइट है वो इस ऊपर वाले हिस्से में होता है सामान्यतः। तो एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट जीसेट 7R CMS-03 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगा, GS3 में स्पेस टेक्नोलॉजी में। इसके साथ साथ इसको आप GS3 के अंदर ही इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि ये नेवी का सैटेलाइट है, नौसेना का सैटेलाइट है, इसलिए आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से भी यह महत्वपूर्ण है। पहली बात तो क्या भेजा गया था? एक सैटेलाइट भेजा गया जिसे हिंदी में उपग्रह कहते हैं। नाम क्या उसका? जीसेट 7R CMS-03। क्यों भेजा गया? संचार कम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए? नेवी के लिए। कैसे भेजा गया? तो लॉन्च व्हीकल कौन सा है इसमें? तो LVM-3 M5। कहाँ भेजा गया? तो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, यानी जो सैटेलाइट भेजा गया इसे GTO में भेजा गया है, जिसको कहते हैं जियो सन सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। अब हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो इसरो ने भारत का सबसे भारी, ध्यान रखना, भारत का सबसे भारी, और ये भारत की भूमि से लॉन्च होने वाला अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च है। एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट जीसेट 7R को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SD-80 से LVM-3 M5 प्रक्षेपण यान यानी लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया है और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसको स्थापित किया गया है। ये कल लॉन्च हुआ था और सफलतापूर्वक स्थापित भी कर दिया गया है। अब सबसे पहले बात करेंगे कि सैटेलाइट, तो जीसेट 7R यानी CMS, तो ये क्या है? ये भारतीय नौसेना के लिए समर्पित एक उपग्रह या सैटेलाइट है। इसका वजन लगभग 4410 किलोग्राम है, यानी 4410 किलोग्राम मतलब हो गया 4 टन। भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इसे GTO यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसको स्थापित किया गया है। वहां से इसको ऑन बोर्ड प्रपल्सन सिस्टम से इसे उचित कक्षा में स्थापित किया जाएगा। एग्जैक्टली जिस कक्षा में भेजना है वहां पे इसको स्थापित नहीं किया गया है, थोड़ा उससे पहले स्थापित किया जाता है और फिर धीरे धीरे ऑन बोर्ड प्रपल्सन सिस्टम के माध्यम से उसको एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में उसको स्थापित किया जाता है। अब बात करें इस सैटेलाइट को भेजा कैसे गया, तो कोई भी सैटेलाइट होता है तो उसको अंतरिक्ष में भेजने के लिए हमें कोई रॉकेट चाहिए होता है। जो सैटेलाइट भेजने के लिए जो रॉकेट होता है उसे वो प्रक्षेपण यान कहा जाता है। तो प्रक्षेपण यान का नाम है LVM-3। लेकिन हम थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे कि प्रक्षेपण यान भारत में कौन कौन से रहे हैं। तो देखा जाए तो भारत में प्रक्षेपण यान के विकास क्रम को 2 भागों में बांटते हैं। ऐसे प्रक्षेपण यान, ऐसे लॉन्च व्हीकल जो बंद हो चुके हैं, जैसे SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दूसरा ASLV अगमेंटेड या एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये दोनों सैटेलाइट की पीढ़ियां अब बंद हो चुकी हैं और इन दोनों के अंदर सॉलिड फ्यूल का यूज करते थे हम। वर्तमान में जो सैटेलाइट लॉन्च ऑपरेशनल व्हीकल है हमारे पास,
एक है SSLV, एक है PSLV, एक है GSLV और एक LVM-3। देखा जाए तो SSLV है, ये 500 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक और 500 केजी तक के जो छोटे सैटेलाइट होते हैं उनके लॉन्च के लिए इसको डिजाइन किया गया है। PSLV ये भारत सरकार का, भारत का या इसरो का महत्वपूर्ण प्रक्षेपण यान है। अब तक इससे 60 से अधिक उड़ानें इससे हम कर चुके हैं और ये काफी भरोसेमंद है। GSLV ये PSLV के बाद की पीढ़ी है और LVM-3 तो GSLV की तीसरी पीढ़ी थी GSLV MK3, उसी को LVM-3 के नाम से जाना जाता है और उसको एक अलग से हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो PSLV के अंदर 4 स्टेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड। वहीं GSLV की बात करें और LVM-3 की बात करें, इन दोनों के अंदर क्या होता है कि सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, फिर क्रायोजेनिक होगा। और क्षमता देखी जाए किसकी, LVM-3 की। LVM-3 को किस नाम से जानते हैं, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3, इसी को फिर बाद में LVM-3 के नाम से जाना गया। तो इसकी क्षमता GTO यानी जो जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है उसमें इसकी कैपेसिटी 4000 किलो तक पेलोड ले जाने की है। वही जो लो अर्थ ऑर्बिट है इसमें ये 8000 केजी तक पेलोड ले जा सकता है। अब ये ऑर्बिट क्या है ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अब बात करें LVM-3 के मिशन की, तो वर्तमान में जो LVM-3 के माध्यम से GSAT-7R भेजा गया है CMS-03 को, ये LVM-3 का 5वीं ऑपरेशनल फ्लाइट थी। तो पहली फ्लाइट कौन सी थी, जिसमें चंद्रयान-1 को भेजा गया, जिसे LVM-M1 कहा गया। M2 और M3 इसके अंतर्गत हमने OneWeb, ये सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवाने वाली एक कंपनी है, उसके सैटेलाइट हमने भेजे थे। जबकि M4 के माध्यम से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया था। और M5 जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, GSAT-7R CMS-03। अब 3 चरण हैं किसके, LVM-3 के, पहले सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर क्रायोजेनिक। ध्यान रखना है, लिक्विड जो प्रपल्सन है, जो लिक्विड इंजन है, उसको विकास इंजन के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले जो लिक्विड प्रपल्सन यानी लिक्विड प्रणोदक का प्रयोग हमने PSLV के अंदर किया था और वो फिर GSLV में कंटिन्यू रहा। और क्रायोजेनिक का पहली बार प्रयोग हमने GSLV में किया था, GSLV MK1 में, फिर MK2 और MK3, इन तीनों के अंदर क्रायोजेनिक नियंत्रण रहा। क्रायोजेनिक के अंदर हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल और ऑक्सीजन को एज ए ऑक्सीडाइजर, बट ध्यान रखना है इसको क्रायो टेम्परेचर पर यानी माइनस में टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में इसको एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। अब बात करें ऑर्बिट्स ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की कक्षाएं। देखो पृथ्वी की कक्षाएं दो तरीके से होती है, एक तो पृथ्वी से डिस्टेंस के आधार पर, दूरी के आधार पर। तो यहाँ पे दूरी के आधार पर हम 4 तरह की कक्षाएं मान सकते हैं। पहला लो अर्थ ऑर्बिट लियो, जिसकी ऊंचाई होती है 500 किमी के आसपास। हम 500 किलोमीटर से इसको 2000 किलोमीटर तक मान सकते हैं। मीडियम अर्थ ऑर्बिट मियो, जिसकी ऊंचाई होती है लगभग 20,000 किमी के आसपास। फिर एक होता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट जियो, इसकी ऊंचाई होती है लगभग 36,000 किलोमीटर के ऊंचाई के आसपास। तो यहाँ पे हम हाइट देख चुके हैं तीनों की, एक की 500 से 2000 है, लियो की, मियो की 20,000 है और जियो की कितनी है 35,790 यानी लगभग 36,000 के आसपास। तो देखो लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी के बहुत पास में, मीडियम थोड़ा दूर, जियो इसमें और दूर होता है। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो उपग्रह पृथ्वी के पास जितना नजदीक होगा वो उतनी जल्दी चक्कर काटेगा, क्योंकि क्या होता है जो जितनी दूरी पर होगा तो फिर उसके जो परिक्रमा काल है वो बढ़ जाएगा, परिक्रमा पथ है वो भी बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाने में टाइम है वो भी अधिक लगेगा। तो ये तो बात की हमने दूरी के आधार पर। एक प्लेस के आधार पर भी अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं। तो जैसे ही हमारे सामने अर्थ है तो ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। अब देखे जाए तो अगर कोई सैटेलाइट नॉर्थ टू साउथ अगर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है तो उसको हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। तो पोलर सैटेलाइट मुख्य रूप से लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किए जाते हैं। तो पोलर का रिलेशन किसके साथ है, लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किए जाते हैं। और सामान्यतः पोलर की जगह अब SSPO सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट यानी जो सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य की अवस्थिति है पृथ्वी के रेस्पेक्ट में, पृथ्वी अपने एक्सिस यानी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, उसी तरह से सैटेलाइट को भी थोड़ा
तिरछा यानी टिल्ट करके जब लॉन्च किया जाता है तो उसे SSPO सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट कहा जाता है। तो ये लियो लो अर्थ ऑर्बिट होता है। मुख्य रूप से जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है उसके संदर्भ में इंक्लाइंड होता है, मतलब ऐसे तिरछी, या ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। तो जब तिरछे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो तिरछे चक्कर काट रहे होते हैं तो इंक्लाइंड होते हैं। और इंक्लाइंड कहां पर होते हैं? ये होते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। आप देखोगे कि जो जीपीएस आप अपने फोन में यूज करते हो, जीपीएस जो अमेरिका वाला फोन में आपके गूगल मैप्स है या फिर एप्पल मैप्स है, उसके अंदर जो जीपीएस है और वो जो सैटेलाइट से उसको डेटा मिलता है, जो सैटेलाइट से आपको लोकेशन बता रहा होता है, तो वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में जो इंक्लाइंड ऑर्बिट के अंदर जो सैटेलाइट है उनसे जुड़ा रहता है आपका मोबाइल। और 1 सेकंड के 15वें हिस्से यानी 1/15 सेकंड में सैटेलाइट से आपके फोन से सैटेलाइट का कनेक्शन स्थापित हो जाता है। तो बहुत तीव्रता से होता है। तो जो वैश्विक स्तर के जीपीएस है वो इंक्लाइंड होते हैं और मीडियम अर्थ ऑर्बिट में होते हैं। अब बात करें जियो यानी कहां पर? लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। और अब मान लो कि हमने कोई सैटेलाइट या कोई पेलोड है वो चंद्रमा पे भेजा है या मंगल पर भेजा है, तो बहुत दूर है, उसी को बोलते हैं हियो हाई अर्थ ऑर्बिट। अब बात करते हैं जीटीओ की। तो जो जियो स्टेशनरी है वो जियो है, क्योंकि यहां पर दो तरह की होती है, एक होती है जियो स्टेशनरी, एक होता है जियो सन सिंक्रोनस। और इस स्थिति में जो सैटेलाइट होते हैं वो भूमध्य रेखा के समानांतर ऐसे घूमते हैं। ये कौन सा है? ये जियो है। और यहीं पे कौन है? हमारे जीटीओ हैं। तो जो ये सैटेलाइट होते हैं ये सामान्यतः संचार सैटेलाइट होते हैं और इनका परिक्रमण काल होता है जो पृथ्वी के परिभ्रमण काल के बराबर होता है। यानी जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है, तो ये सैटेलाइट भी पृथ्वी के चारों ओर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। तो ये हमेशा पृथ्वी से हमें एक ही स्थान पर दिखाई देता है। आपके घर में जो डीटीएच सैटेलाइट होती है, तो आपने देखा होगा अगर आप अपने घर की छतों पे जाएंगे और तो डीटीएच का जो छतरी लगी होती है आपके घर पे, वो हमेशा दक्षिण की तरफ होती है। क्यों? क्योंकि उस जो डीटीएच की छतरी है उसको सीधा सैटेलाइट से एक तरह से लिंक किया जाता है, क्योंकि हम भारत है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में अवस्थित है, और जबकि भूमध्य रेखा के ऊपर ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं जीईओ और जीटीओ में अवस्थित होते हैं, वहां पे हम उनको लॉन्च करते हैं, स्थापित करते हैं। तो सदैव सैटेलाइट से कम्युनिकेशन बना रहता है, इस वजह से जो कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन स्थापित हो पाता है। इसीलिए आप जब छतरी के सामने अगर हाथ रख देते हो तो आपके नीचे सिग्नल भी नहीं आता, टीवी में कोई भी चैनल चलते नहीं है, तो इसी वजह से सिग्नल लॉस्ट हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो संचार उपग्रह वो मुख्य रूप से जीईओ और जीटीओ में स्थापित किए जाते हैं। तो ये तो देखो बेसिक आधारभूत बात हो गई। और अभी जो हमारा टॉपिक है आज का, जो GSAT-7R CMS-03, ये भी भारत का संचार उपग्रह और इसको हमने जीटीओ में स्थापित किया है। लेकिन भारत का जो एक सैटेलाइट सेंटर है नाविक नाविक जो भारत का नेविगेशन है उसको भी हमने जीटीओ में स्थापित किया। अब आपका एक प्रश्न हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि जो जीपीएस है वो तो इंक्लाइंड और मीडियम अर्थ ऑर्बिट में होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे क्यों है? देखो जो भूमध्य रेखा के आसपास देश है वो जियो जियो और जीटीओ के अंदर सैटेलाइट स्थापित करके अपने रीजनल क्षेत्रीय जीपीएस प्रणाली बना सकते हैं। तो भारत की जो जीपीएस है वो रीजनल जीपीएस है। अगर वैश्विक जीपीएस बनाना है तो इसके लिए आपको इंक्लाइंड और मीडियम अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट छोड़ने पड़ेंगे। हाँ, एक प्रश्न आपका और हो सकता है कि मैं संचार उपग्रह की बात कर रहा हूँ कम्युनिकेशन की, और वो तो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में है। तो देखिए पृथ्वी से जो जितना दूर होता है वो उतना एरिया कवर करता है, इसलिए हम जियो के अंदर कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। अब जो एलोन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, तो स्टारलिंक ने क्या किया है कि बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए लो अर्थ ऑर्बिट में, और इतने सारे सैटेलाइट की संख्या है कि वो एक समय में पृथ्वी के किसी एक स्थान पर कम से कम 10 से 12, 5 से 7 या मिनिमम 3 सैटेलाइट एनी टाइम पृथ्वी के किसी न किसी क्षेत्र को कवर कर रहे होते हैं। इस वजह से जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहां पर भी कम्युनिकेशन स्थापित हो सकता है। एक बात ध्यान रखना, स्टारलिंक है वो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर बहुत सारे सैटेलाइट स्थापित करके हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहा है। और वहीं जो वन वेब की बात कही थी हमने अभी, जो एलवीएम के अंदर कि हमने वन वेब जनरेशन 1 और 2, ये जो सैटेलाइट लॉन्च है
ये जियो के अंदर जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, जियो और जीटीओ, वहां से ही हमें सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट देंगे। तो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट और कम्युनिकेशन है वो जियो पे भी हो सकता है, जीटीओ पे भी हो सकता है और लियो पे भी हो सकता है। बस लियो में अधिक सैटेलाइट चाहिए और जियो जीटीओ में हमें कम सैटेलाइट चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे सैटेलाइट की पृथ्वी से दूरी बढ़ेगी वो उतना उससे अधिक पृथ्वी को कवर करेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, एक ही सैटेलाइट पूरी पृथ्वी को कवर नहीं कर सकता। जैसे आपके सामने अभी जो पृथ्वी का चित्र है, तो आप कितना भी कोशिश करो, आप इस पृथ्वी के पिछला भाग नहीं देख सकते। तो इसलिए कम से कम 3 हमें सैटेलाइट चाहिए जो सराउंडिंग चारों ओर से कवर करे पूरी पृथ्वी को। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। फर्दर कोई स्पेस टेक्नोलॉजी का टॉपिक होगा तब हम और इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बारे में आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप कमेंट्स में या फिर टेलीग्राम चैनल के अंदर जो डिस्कशन का टैब आता है वहाँ पे क्लिक करके पूछ सकते हैं, आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। अगला टॉपिक है हमारा एनसिटिफिकेशन। ये क्या होता है कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं? आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डाइंग ए स्लो डेथ? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कवर होगा वैसे तो, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है और बाकी इसका प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, मेंस में इसका रेफरेंस यूज कर सकते हैं। ये क्या है? तो एक शब्द है और ये एक ऐसी प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है जिसके तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवाएं यानी सर्विसेज समय के साथ जानबूझकर खराब कर दी जाती हैं। और ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, बल्कि कंपनियों के द्वारा उठाया गया एक सोचा समझा कदम है। प्रोसेस क्या? पहला चरण, इसकी प्रोसेस क्या होती है, मतलब ये जो इंस्टाग्राम फेसबुक ये खुद ही खत्म करती है स्वयं को। तो सबसे पहले पहला चरण क्या है इस प्रोसेस का, कि जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो यूजर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं ताकि उनकी तरफ आकर्षित हो। दूसरे चरण में वो अपने व्यवसायिक ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए यूजर्स को परेशान करना शुरू कर देते हैं। और तीसरे चरण में क्या होता है कि वे अपने व्यवसायिक ग्राहकों को भी परेशान करना शुरू कर देते हैं ताकि सारा मुनाफा खुद रख सके। इस वजह से अंत में वो स्वयं समाप्ति की ओर बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे यूट्यूब है, पहले हम यूट्यूब देखते थे तो हमें यूट्यूब एकदम फ्री में मिलता था, ठीक है, बहुत अच्छा होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उस पर ऐड आने लगे। तो ऐड किसके लिए? व्यवसायिक ग्राहकों के लिए एक तरह का फायदा पहुंचा रहे हैं, उससे यूजर परेशान हो रहे हैं। आप मूवी देख रहे हो, सॉन्ग सुन रहे हो, बीच में बार बार ऐड आ रहा है। तीसरा चरण क्या हो रहा है कि वे अपने व्यवसायिक ग्राहकों को भी परेशान करना शुरू कर देते हैं। वो ऐड देंगे लेकिन ऐड के प्राइजेस बढ़ा देंगे और ऐड के अंदर जो नीति होगी, पॉलिसीज होगी, उनका पालन नहीं करेंगे, ये सब चीजें। तो इस वजह से क्या होगा, फिर जनता का भी मोहभंग होगा उनसे और ग्राहकों का भी वो मोहभंग होगा। एक समय के पश्चात वो प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। अब इनके लक्षण क्या होते हैं कि पहले जबरदस्ती के विज्ञापन दिए जाते हैं जो पहले नहीं थे। जैसे यूट्यूब के द्वारा आप देखोगे कि पहले यूट्यूब में जो ऐड आता था उसके पास में स्किप का ऑप्शन आता था। आजकल जो ऐड आते हैं वो स्किपेबल एडवर्टाइजमेंट होते हैं। मुफ्त सुविधाएं जो पहले फ्री में मिलता था अब हमें उसको पेड करना, पैसे देने पड़ते हैं। जैसे ट्विटर जिसका नाम वर्तमान में एक्स है, अब उस पर ब्लू टिक चाहिए तो आपको पैसे देने होंगे। कोई भी पैसे देके ब्लू टिक ले सकता है। और तीसरा है कि रिजल्ट में, सर्च रिजल्ट में पक्षपात। जैसे मान लो अमेजन है तो अमेजन पे आप कुछ भी सर्च करोगे तो अमेजन जो खुद से जुड़ी हुई कंपनी एसोसिएट प्रोडक्ट है उसको पहले दिखाएगा। और चौथा है कि कम गुणवत्ता वाली सामग्री को दिखाना। अभी आप देखो गूगल पे कुछ भी सर्च करोगे आज की तारीख में क्या होगा, गूगल एक एआई जनरेटेड कंटेंट हमें दिखाता है लेकिन वो अनसर्टिफाइड रहता है, अप्रमाणित रहता है और उसको हमें कई बार उस कंटेंट को हमें वेरीफाई करना पड़ता है डिफरेंट सोर्सेज से। ये समस्या पहले नहीं थी जो अब आ रही है। तो ये सारे क्या है, एनसिटिफिकेशन के एग्जाम्पल हैं। अब इसको रोका कैसे जा सकता है, तो एक मजबूत प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होना बेहद अनिवार्य है और सख्त सरकारी नियमन यानी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन होना चाहिए गवर्नमेंट का। और उपयोगकर्ताओं के द्वारा खुद के उपाय, क्या खुद के उपाय, जैसे सेल्फ हेल्प या फिर एड ब्लॉकर वगैरह। जैसे एक ब्राउजर आता है जिसका नाम है ब्रेव। तो ब्रेव ब्राउजर में आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करोगे उसमें कोई ऐड नहीं आएगा, इंक्लूडिंग यूट्यूब। इसके अतिरिक्त जैसे कि अभी रिसेंटली एक कॉमेट नाम का ब्राउजर लॉन्च हुआ है। कॉमेट किसका है, तो ये परप्लेक्सिटी का है, इसमें भी ऐड नहीं आता है। इसके अलावा एक एटलस नाम का ब्राउजर आया है लेटेस्ट, ये ओपन एआई जो चैट जीपीटी वाली कंपनी है उसने वो लाई है, तो उसमें भी एड ब्लॉकर वगैरह है। तो ऐसा कुछ करके जो कंपटीशन बना हुआ रहेगा तभी ये चीजें जो एनसिटिफिकेशन प्रोसेस उससे बचा जा सकता है। अब टेक कर्मचारियों का संघ, जो टेक कर्मचारी उनका भी एक संघ होना चाहिए जो विरोध करे इन सब बदलावों का। जैसे इतने टाइम तक आपने देखा होगा कि जो गूगल क्रोम है
उसकी मोनोपोली थी, लेकिन अब धीरे धीरे उस मोनोपोली को तोड़ा जा रहा है, अन्य ब्राउजर्स भी आ रहे हैं। और जब से कॉमेट आया है और फिर एटलस आया, तब से क्रोम के शेयरों में भी गिरावट देखी गई थी। तो यही एनसिटिफिकेशन की प्रोसेस थी। इसका मतलब यही था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, वो स्वयं खुद को ही खत्म करते हैं। इसके लिए इस टर्म का यूज किया जाता है। इंडिया मेरीटाइम वीक 2025, तो ये इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर अप होगा, ज्योग्राफी के अंदर जो इंटरनेशनल मेरीटाइम रूट है उसके साथ कवर होगा, और मुख्य रूप से इकोनॉमिक एस्पेक्ट से इसको कवर किया गया है। तो हम इसके बारे में एक पूरा 360 डिग्री होलिस्टिक व्यू देखेंगे। तो इंडिया मेरीटाइम वीक से आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि भारत का मेरीटाइम क्षेत्र क्या है। तो आज जो भारत की कोस्टल बाउंड्री है वो लगभग 11,000 किलोमीटर लंबी तट रेखा है, जिसमें मेनलैंड बाउंड्री है, इसके साथ साथ जो आइलैंड है उनके साथ, और 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। और भारत के समुद्र तट पर 12 बड़े पोर्ट, 12 मेजर पोर्ट्स हैं, यानी 12 बड़े बंदरगाह हैं, और 200 प्लस छोटे माइनर पोर्ट्स हैं। जो मेजर पोर्ट्स हैं इनका प्रबंधन है वो केंद्र सरकार करती है, और माइनर पोर्ट है इनका प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि मेजर पोर्ट में से भी एक कुछ पोर्ट ऐसे हैं जो प्राइवेट देखती हैं, वही जो माइनर पोर्ट है उसमें से भी कुछ पोर्ट है जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह को दिए गए हैं। अब इंडिया मेरीटाइम वीक 2025 क्या है? तो इसका आयोजन है वो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज और इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन, इन दोनों ने मिलकर मुंबई में करवाया था। इसकी थीम थी यूनाइटिंग ओशियन वन मेरीटाइम विजन। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि शिपिंग सिर्फ बिजनेस नहीं है, बल्कि एक मजबूत रणनीतिक पहलू वाला बिजनेस है। शिपिंग इज नॉट जस्ट ए बिजनेस बट ए बिजनेस विथ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट, रणनीतिक कंपोनेंट है हमारे। उद्देश्य क्या था इसका? कि देश की समुद्री शक्ति को मजबूत करना और दिखाना। इसमें इस इवेंट के अंदर सस्टेनेबल मैरीटाइम ग्रोथ, ट्रेड का विस्तार, भारत की जो ब्लू इकोनॉमी है उसके विकास पर चर्चा करने के लिए टॉप इंडस्ट्री लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, इन्वेस्टर्स, इनोवेटर्स और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स को आकर्षित करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। और मेरीटाइम क्षेत्र के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं, तो वो भी एक ब्रीफ देख सकते हैं। जैसे मेरीटाइम इंडिया विजन की घोषणा की गई है 2030 के लिए, मेरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 की घोषणा की गई है, सागरमाला कार्यक्रम है, जलवाहक योजना है, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन की घोषणा की गई है, और क्रूज भारत मिशन को शुरू किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे मेरीटाइम इंडिया विजन 2013, MIV 2013। ये क्या है? तो ये संपूर्ण समुद्री क्षेत्र विकास के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क, जिसमें पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग शामिल हैं, और 150 से ज्यादा पहले, जिनका उद्देश्य भारत को ग्लोबल समुद्री नेतृत्वकर्ता बनाना है। ये इसका टारगेट है। अब बात करें मेरीटाइम अमृतकाल विजन 1947, MAKV 2047। तो ये इसमें लगभग 80 लाख करोड़ का निवेश का उद्देश्य है। और ये जो समुद्री मेरीटाइम पुनरुत्थान के लिए पोर्ट है, तटीय शिपिंग है, अंतर्देशीय जलमार्ग है, जहाज निर्माण है, ग्रीन शिपिंग पहल है, इनके लॉन्ग टर्म रोड मैप है। तो जो हमारा जो इंडिया मेरीटाइम इंडिया विजन है वो 2030 तक एक शॉर्ट टर्म विजन है, जबकि जो मेरीटाइम अमृतकाल विजन है लॉन्ग टर्म रोड मैप प्रदान करता है। और ग्रीन शिपिंग पहलों में क्या होगा? ग्रीन कॉरिडोर की स्थापना करना, प्रमुख बंदरगाहों पर ग्रीन हाइड्रोजन बंकरिंग शुरू करना, मिथेनॉल ईंधन से चलने वाले जहाजों को बढ़ावा देना, ये सब। फिर सागरमाला कार्यक्रम, ये 2015 में शुरू किया गया था। और ये जो हमारा जो मेरीटाइम इंडिया विजन 2030 है और मेरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 है, उसका मुख्य स्तंभ है। इसका उद्देश्य कि बंदरगाहों यानी पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन करना, बंदरगाह कनेक्टिविटी में सुधार करना, तटीय क्षेत्रों में समुदायों के विकास को बढ़ावा देना और लॉजिस्टिक लागत को कम करना। जो चौथा इनिशिएटिव है वो है जलवाहक योजना 2024 में ये इनिशिएट किया गया था। ये जो कार्गो संवर्धन के लिए प्रमुख नीति है। और ये जो नेशनल वाटरवे है 1 जो गंगा नदी पर है, तो नेशनल वाटरवे 2 जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और नेशनल वाटरवे 16 जो बराक नदी पर है। तो इसके माध्यम से जो लंबी दूरी के कार्गो की आवाजाही को इसमें प्रमोट किया जाता है। लॉजिस्टिक लागत को कम करने और सड़कों और रेलवों पर भीड़ को कम करने के लिए परिवहन के एक स्थायी और वैकल्पिक साधन को अपनाने को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य है। तो ये जनरली जो इनलैंड वाटरवेज है उनके डेवलपमेंट के लिए जलवाहक। अब बात करें नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन, ये जो लॉजिस्टिक कम्युनिटी है उसके सभी स्टेक होल्डर को जोड़ने के लिए एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जिसका नाम मरीन है। तो मरीन सेपरेट प्रश्न भी बन सकता है। अब बात करें क्रूज भारत मिशन की,
तो आपने मूवीज रिसेंटली एक मूवीज आई थी हाउसफुल, वो पूरी मूवी एक क्रूज पे बनी हुई है। तो क्रूज वही होते हैं, समुद्र में बड़े जहाज होते हैं। तो 2024 में क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की गई थी, और आने वाले 5 वर्षों में जो समुद्री और नदी क्रूज दोनों में पर्यटन को बढ़ावा देना है, और 2029 तक यानी आगामी 5 वर्षों के अंदर जो यात्री भार है उसे दुगुना करना है। तो ये कुछ मेरीटाइम सेक्टर के लिए सरकार की पहल थी। और अब बात करते हैं कि महत्व क्या है मेरीटाइम क्षेत्र का, कि भारत का समुद्री परिवहन है, उसका व्यापार है वो वॉल्यूम के हिसाब से 90%, 95%, और वैल्यू यानी मूल्य के हिसाब से 68%। मतलब अगर हमारा 100 केजी सामान आता है तो 95 केजी है वो समुद्र के रास्ते से आता है, और हम 100 रुपए का सामान मंगवाते हैं तो 68 रुपीज का सामान है वो समुद्र के रास्ते से आता है। और निर्णय जो इस मेरीटाइम वीक है उसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए, तो 70,000 करोड़ के रुपए का इन्वेस्टमेंट की बात हुई, और ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड शिपयार्ड बनाने की बात की। देखो शिपयार्ड क्या होता है, शिपयार्ड वो स्थल होता है जहां जहाज बनाए जाते हैं, तो जहाज बनाने के स्थल को बोलते हैं शिपयार्ड। और लाखों लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के मौके, नौकरियां लाने वाला इकोसिस्टम बनाने का ये कुछ ध्येय और उद्देश्य रखे गए किसमें, इंडिया मेरीटाइम वीक के अंदर। अब रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, हाल ही में हमने विजिंजम पोर्ट जो केरल के अंदर एक भारत का पहला डीप वाटर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब पोर्ट शुरू किया है, और इस पोर्ट ने दुनिया के जो सबसे बड़े कंटेनर जहाज है एमएससी इरीना इसकी मेजबानी की थी। और जो विजिंजम पोर्ट है इसका संचालन कौन कर रहा है, तो अडानी समूह कर रहा है। इसके अतिरिक्त कांडला पोर्ट है, इसका भी संचालन अडानी समूह कर रहा है, ये गुजरात के अंदर है, और इसने देश की पहली मेगावाट स्केल की स्वदेशी ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी लॉन्च की है। एक वधावन पोर्ट बना रहे हैं, वधावन मैप में यहां पर है। ये दुनिया के शीर्ष 10 कंटेनर बंदरगाहों में से एक बनने के लक्ष्य के साथ विकसित किया जा रहा है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये चीजें क्लियर हुई होगी। और सबसे पहले हम देखते हैं जो भारत के पोर्ट्स हैं, टोटल कितने पोर्ट्स हैं हमने पहले बात की थी, हम मैप वहां पे मिसिंग हो गया था। तो 12 मेजर पोर्ट हैं, जैसे गुजरात में दीनदयाल पोर्ट जिसे कांडला पोर्ट कहते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में, उसके अलावा महाराष्ट्र में जेएनपीटी, मुरमागांव गोवा के अंदर, न्यू मंगलोर कर्नाटक, कोचीन पोर्ट केरला। 3 पोर्ट हैं कहां पर, तमिलनाडु में, कामराजार एन्नोर पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, और वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ये तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट, पारादीप उड़ीसा में, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो इस तरह ये टोटल हमारे 12 मेजर पोर्ट्स हैं भारत के। अब हम इसके बारे में कुछ और डिटेल्स देखेंगे। इंटरनेशनल सी रूट भारत का महत्व कितना है, तो आप देखो ये भारत की स्थिति है भौगोलिक रूप से, ये देखो ये अटलांटिक सी है, जिब्राल्टर होते हुए भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी, उसके बाद स्वेज कैनाल होते हुए रेड सी, और रेड सी के बाद सीधा हम आते हैं अदन की खाड़ी में अरेबियन सागर, अरेबियन सागर के बाद श्रीलंका के नीचे से होते हुए हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में होते हुए मलक्का जल डब्लू मध्यन मलक्का स्ट्रेट्स होते हुए साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन। तो ये कितना इंपॉर्टेंट सी रूट है। चीन के लिए जो एनर्जी सप्लाई जो भी जाती है मिडिल ईस्ट से वो इसी रूट से जाती है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो बहुत स्तर तक इस हिस्से से होता है। तो भारत का एक महत्वपूर्ण रोल है इस क्षेत्र में, और जो नॉर्थ इंडियन ओशन है उस पर भारत का एक तरह से एक छत्र कंट्रोल है। इसलिए भारत को कभी कभी कहा जाता है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, यानी भारत इंडियन ओशन हिंद महासागर में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। इसलिए इंडिया मेरीटाइम वीक का एक विशेष महत्व है। ये एनसीईआरटी की फोटो है जिसमें आप इंटरनेशनल सी रूट एंड जो एयर रूट है वो देख सकते हैं। ये सी रूट आप देख सकते हैं कि एक सी रूट यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, तो कितना महत्व है हमारे इन सभी सी रूट्स का। अब आज में बेसिकली क्या हुआ था, इंडिया मेरीटाइम वीक पे संपादकीय आया था, तो उसी के संदर्भ में हमने आज सारी चर्चा एक साथ कर ली है, क्योंकि लंबे समय से इस टॉपिक को हम छोड़ रहे थे। वो इसलिए क्योंकि इसके बारे में एक बार सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए, जो भी अपडेट्स आ जाए फिर हम इसके बारे में बात कर लेंगे। तो आज हमने इसके जो भी डायमेंशन थे उन सभी के बारे में बात की है, डिफरेंट सोर्स से डेटा कलेक्ट करके। अब शिपिंग क्षेत्र में क्या आता है, यही समुद्री परिवहन, शिपिंग लाइन है, फ्रेट फॉरवर्ड है, लॉजिस्टिक कंपनियां हैं, बंदरगाह है, शिपयार्ड्स हैं, ये सब शिपिंग क्षेत्र में आते हैं। अब भारतीय शिपिंग क्षेत्र में गिरावट क्यों आई, तो आपको याद होगा एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में हुए थे। उन नीतियों के कारण पिछले 2 दशकों में भारत के शिपिंग क्षेत्र में भारी गिरावट आई है, और सरकार का जो समर्थन है वो काफी कम हो गया है। और सरकारी स्वामित्व वाली जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है एससीआई, जो एक समय में ग्लोबल लीडर थी, अब वो धीरे धीरे 20 सालों में 30 सालों में कमजोर हो गई।
कोविड 19 से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिला और एक तरह से रूड अवेकनिंग थी, सख्त चेतावनी थी। भारत अपने विदेशी व्यापार के लिए विदेशी जहाज़ों पर बहुत अधिक निर्भर था और इस कोविड 19 के क्राइसिस के समय भारत का अपने ट्रेड पर कोई कंट्रोल कंट्रोल ही नहीं था। कोई खास लीवरेज नहीं था। क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमारे पास जो शिपिंग क्षेत्र उसमें हमारा कंट्रोल ही नहीं था। अब इस दिशा में बाद में प्रयास किए गए, तो क्या हमने बंदरगाह के विकास पर फोकस किया गया। जैसे भारत का पहला जो ट्रांसशिपमेंट हब है विजिंजम पोर्ट, इसके अलावा हम वधावन पोर्ट को भी विकसित कर रहे हैं। तो लैंडलॉर्ड प्रोजेक्ट पे हम बंदरगाह को विकसित करें। लैंडलॉर्ड प्रोजेक्ट क्या होता है कि निजी कंपनियों के साथ राजस्व साझा किया जाता है और जिससे नए प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसा मिल जाता है। यानी एक तरह से जो प्राइवेट एंटिटीज है वो पोर्ट को किराए पर ले लेती है। अन्य पहले हम बात कर चुके हैं, सागरमाला है, नाविकों को परीक्षण है, हमने डिटेल्स में बात कर ली है पहलों के बारे में। साथ ही हम विदेशी रजिस्ट्रेशन पर जोर दे रहे हैं कि जो विदेशी शिपिंग कंपनियां उनको भारत में अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से जहाज को रजिस्टर करने के लिए प्रोत्साहित करना। इससे क्या होगा, भारतीय प्रभाव पड़ेगा। असली चुनौती पता है क्या है कि असली चुनौती इन जहाजों के रजिस्ट्रेशन वगैरह में नहीं है, वो है मर्चेंट शिप बिल्डिंग में, यानी जो व्यावसायिक जहाज है उनके निर्माण में। और उसके निर्माण में अभी भी बहुत कम प्रगति दिख रही है। तो भारतीय शिपिंग में सही मामले में देखा जाए तो पूरी गति से तभी आगे बढ़ेगी जब भारतीय शिपयार्ड, यानी जो भारत के जहाज बनाने वाले कारखाने एलएनजी, लिक्विड नेचुरल गैस या फिर जो ग्रीन फ्यूल है उनसे चलने वाले जहाज बनाएंगे। अब लैंडलॉर्ड मॉडल क्या है, तो ये बंदरगाह प्रबंधन का मॉडल है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये। इसमें सार्वजनिक बंदरगाह प्राधिकरण है, वो बुनियादी ढांचे का मालिक होता है और उसका प्रबंधन करता है और निजी कंपनियों को पट्टे पर परिचालन जैसे कार्गो हैंडलिंग है वो संभालती है। इसमें बंदरगाह प्राधिकरण मकान मालिक के रूप में कार्य करता है और निजी ऑपरेटर किराएदार के रूप में। इससे क्या होता है, दक्षता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है और प्राप्त राजस्व है उसका प्रयोग हम हमारे जो शिपिंग क्षेत्र है बंदरगाह क्षेत्र के विकास में हम प्रयोग कर सकते हैं। शिपयार्ड वो क्षेत्र होता है जहां जहाजों का निर्माण कार्य होता है, जैसे कोच्चि शिपयार्ड। अब सोचना जरूरी सेगमेंट में बात करेंगे कि रूस की नई न्यूक्लियर सबमरीन है जिसका नाम है खाबरोवस्क। और इस खाबरोवस्क में एक पोसाडाइन एक न्यूक्लियर ड्रोन लगा हुआ है जिसे डूम्सडे मिसाइल भी कहा जाता है। ये एक अलग न्यूज थी। इसके अलावा एक बुरेवेस्टनिक यानी स्ट्राम पेट्रल, ये अभी सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है। क्या है ये रूस ने एक ऐसी मिसाइल बनाई है जो परमाणु ऊर्जा से संचालित होती है। यानी इस मिसाइल के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है और नेटो ने इसको क्या कोड नेम दिया है, SSCX-9 यानी स्काई फॉल नाम का इसको कोड में नेम दिया है। तो ध्यान रखना है स्काई फॉल क्या है। तो जो रूस की जो न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल है उसी को उसको स्काई फॉल कहा है किसने, नेटो ने। अब इसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है इसकी वजह से इसकी जो रेंज यानी मारक क्षमता है वो सैद्धांतिक रूप से असीमित है। यानी पृथ्वी के कई चक्कर लगा सकती है और क्रूज है तो ये नीचे मतलब ज्यादा इसको ऊंचाई पे नहीं, ये धरातल से बहुत कम दूरी पर कम ऊंचाई पर उड़ सकती है जिसको डिटेक्ट नहीं कर सकता रडार भी। तो इसी के बाद कहा जा रहा है कि ट्रंप है उन्होंने परमाणु परीक्षण के लिए पेंटागन को कहा है। पेंटागन शब्द का प्रयोग करने का मतलब है कि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय उसको वो पेंटागन में है, इसलिए पेंटागन से तात्पर्य अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री, अमेरिकी डिफेंस सेक्टर, रक्षा मंत्रालय वहां का। अब ईरान है, ईरान ने अपने परमाणु सुविधाओं को और भी ज्यादा मजबूती से फिर से बनाने का वादा किया है। ईरान ने अपनी परमाणु सुविधाओं को और भी ज्यादा मजबूती से या फिर से बनाने का वादा किया है। तो हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियर के लिए कैसी दौड़ चल रही है। अब बात करें कनाडा और फिलीपींस, तो इन दोनों ने चीन को रोकने के लिए अहम रक्षा समझौता किया है। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे साउथ चाइना सी का मैप, उसके साथ इसको कवर करेंगे। अभी ट्रंप है उन्होंने नाइजीरिया उसके ईसाइयों पर अत्याचार को लेकर कहा है नाइजीरिया को साफ, अगर ईसाइयों पर अत्याचार होगा तो हम उसकी मदद में कटौती कर देंगे और मिलिट्री एक्शन भी ले सकते हैं नाइजीरिया में। तो नाइजीरिया अफ्रीकी देश है, पश्चिम अफ्रीकी देश है, यहाँ पर है। अब व्हाइट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति जहां पे रहते हैं उसे व्हाइट हाउस कहते हैं। तो जल्द ही सीरिया के अल सरा को होस्ट करेगा। ये अल सरा ये वर्तमान में सीरिया के प्रेसिडेंट। इंटरेस्टिंग बात है कि इन्हें अमेरिका ने विद्रोही समूह का नेता और आतंकवादी घोषित कर रखा था बहुत लंबे समय तक, और अब इनको वो सीरिया में एक तरह से होस्ट करने वाला है। रिसेंटली इनको आतंकवादी की सूची से बाहर निकाला था। ये वर्तमान में सीरिया के राष्ट्रपति हैं। ये सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटाकर सत्ता में काबिज हुए और रिसेंटली वहां पे इलेक्शन भी हुए हैं। तो सीरिया की लोकेशन मैप में इंपॉर्टेंट है और साथ ही ये पर्सन है, ये भी थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करें कनाडा और फिलीपींस ने चीन को रोकने के लिए एक अहम रक्षा समझौता किया है। तो देखो चीन को कहां पे रोकना है, तो साउथ चाइना सी में रोकना है। देखो ये फिलीपींस है यहाँ पे,
ठीक है, और ये ऊपर है चाइना, और चीन के दक्षिण में सागर है जिसको बोलते हैं हम दक्षिण चीन सागर, यानी साउथ चाइना सी। और यहाँ पर ये जो लाल लाइन दिख रही है आपको, इसी को कहते हैं 9 डैश लाइन। तो चीन इस रेड लाइन 9 डैश लाइन के माध्यम से पूरे साउथ चाइना सी पर अपना अधिकार मानता है, वो इसको अपने अधिकार क्षेत्र में मानता है। वहीं फिलीपींस कहता है कि जो स्कोरोबोरो ग्रुप है, जो यहाँ पे रीफ है, इस पे इसका अधिकार है। अलग अलग लोकेशन पे ये जो पास के छोटे छोटे देश हैं, मलेशिया वगैरह हैं, वो साउथ चाइना सी पे अपनी जो मेरीटाइम टेरिटरी है, यानी जो समुद्री सीमा है, उसके मांग करते हैं। लेकिन चीन इन सभी मांगों को नकारता है। तो इस क्षेत्र के अंदर यूएसए की नेवी है, उसकी खासा अवस्थिति है। और चाइना यहाँ पे कुछ कृत्रिम द्वीप भी बना रहा है। तो इसलिए कनाडा और फिलीपींस में समझौता हुआ है चीन को लेकर। तो यहाँ पे हो सकता है भविष्य में कनाडा और फिलीपींस की आर्मी है वो साउथ चाइना सी में जो चाइना का डोमिनेंस है उस एरियाज के अंदर अपना कोऑपरेशन बढ़ाए, मिलिट्री एक्सरसाइज करे, ये सब कुछ होने की संभावना है। इसी के साथ आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और यूट्यूब पर वीडियो देख ही रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप साझा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।